जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एनटीपीसी हो, आरपीएफ का एसआई हो या कांस्टेबल हो। इन एग्ज़ाम्स के लिए हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं एंड ये टोटली प्रैक्टिस टेस्ट हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दीज आर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़। तो इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें मैंने जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूड हैं, साथ ही साथ स्टैटिक का पोर्शन तो ऑब्वियसली होगा ही। तो करंट और स्टैटिक दोनों साथ में मिल करके ये टेस्ट हम लोग साथ में सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में। तो शुरू करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दी एस्पिरेंट्स 27। यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग वीडियोज़ और इम्पॉर्टेंट जो पीडीएफ्स होंगी वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इज़ अमृत इनिशिएटिव अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू। किससे संबंधित है अमृत इनिशिएटिव? ऑप्शंस है सिंगल विंडो फैसिलिटी फॉर एप्लीकेशंस देयर ट्रैकिंग प्रोसेसिंग एंड ग्रांट ऑफ अप्रूवल्स फॉर ड्रग्स, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर्स फ्रॉम वेयर क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन आर मेड अवेलेबल टू ऑल, या फिर आउटलेट्स दैट प्रोवाइड ड्रग्स फॉर कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, और फोर्थ ऑप्शन है वेब बेस्ड कम्प्रीहेंसिव टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखो अमृत क्या है, पहली बात तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया था। इसका फुल फॉर्म है अफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। ये अमृत का फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि रिटेल आउटलेट्स खोले गए जिसमें जो कैंसर है या फिर हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड जो दवाइयां हैं वो हाईली डिस्काउंटेड रेट्स पे प्रोवाइड की जाएंगी, और इसी इनिशिएटिव को कहा गया अमृत इनिशिएटिव। ठीक है, तो इट इज़ रिलेटेड टू द आउटलेट्स दैट प्रोवाइड ड्रग्स फॉर कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू गेट अ माइनर प्लैनेट नेम्ड आफ्टर हिम। तो कौन से ऐसे म्यूजिशियन हैं जिनके नाम पे एक छोटा सा जो ग्रह है, प्लैनेट है, उसका नाम रखा गया? ऑप्शन है ए आर रहमान, जाकिर हुसैन, पंडित जसराज या फिर आशा भोसले। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पंडित जसराज। इनके बारे में अगर बात करें तो देखो ये एक प्लैनेट है जिसका एक्चुअल में 2006 VP32, अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँ 2006, ठीक है, VP32। ठीक, ये प्लैनेट का एक्चुअली नाम था पहले, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसका नाम रखा था, बट बाद में इसका नाम रखा गया पंडित जसराज। इसका नाम ही रख दिया गया पंडित जसराज। ठीक है, किसके नाम पे? ये भारत के म्यूजिशियन थे। किस घराने से संबंध रखते थे? मेवाती घराने से संबंध रखते थे। ठीक है, और अगर कभी ये पूछा जाए कि ये कहाँ पे स्थित है, ये प्लैनेट का नाम दे तो दिया गया बट इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा मार्स और जुपिटर के बीच में इसकी लोकेशन है। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में इसकी लोकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री इज रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो PMEGP से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री संबंधित है? ठीक है, ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ MSME, जिसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखो इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है PMEGP, इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। ठीक है, 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, और नेशनल लेवल पे अगर इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो वो कौन है? KVIC। ठीक है, KVIC का फुल फॉर्म क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। तो ये नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करती है इस स्कीम को या प्रोग्राम को। अगला क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट मेड ऑन 7 अगस्त 1905। तो कह रहा है कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट की घोषणा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? ऑप्शंस हैं वेलिंगटन स्क्वायर कैलकाटा, कैलकाटा टाउन हॉल, कनाईधर लेन कैलकाटा, या फिर बंगाल नेशनल कॉलेज कैलकाटा। देखो चारों कैलकाटा में है और काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला है, बट राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैलकाटा टाउन हॉल। ठीक है, तो इसकी जो घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को कैलकाटा टाउन हॉल में की गई थी। ठीक है, आफ्टर क्या, जब लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, पार्टीशन कर दिया था बंगाल का, उसके रिटेलिएशन में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चांगसांग डांस एक होता है परफॉर्म बाय चांग ट्राइब इज इंडिजिनस टू विच स्टेट। पहली बात तो
देखो 2-3 चीज़ें इससे क्लियर होंगी कि एक चांगसांग डांस होता है जिसको परफॉर्म कौन करता है, चांग ट्राइब। अब ये चांग ट्राइब कहाँ पाई जाती है या ये डांस जो होता है वो किस स्टेट में किया जाता है, तो ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या फिर मिज़ोरम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नागालैंड। तो जो नागालैंड में एक ट्राइब होती है चांग ट्राइब, ठीक है, वो इस डांस को परफॉर्म करती है। वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको नाकन्यूलूम फेस्टिवल कहते हैं। उसी फेस्टिवल के अंतर्गत इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, चांगसांग डांस को। नाम से ही एकदम क्लियर है कि चांगसांग चांग, ठीक है, ये ट्राइब इस डांस को परफॉर्म करती है। कहाँ पे, नागालैंड में। अगर मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है जिसको क्वेश्चन में मतलब पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो पुंगचोलम डांस होता है, ये मणिपुर में होता है। अगर मेघालय की बात करें तो लाहो डांस मेघालय में परफॉर्म किया जाता है। और अगर मिज़ोरम की बात करें तो चेरा डांस, CHERAW, या इसको बैम्बू डांस भी कहते हैं, ठीक। तो ये मिज़ोरम में सेलिब्रेट किया जाता है, कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है कि जो पार्लियामेंट के पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है आर्टिकल 352, 249, 368 या 356। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 368। तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में संशोधन कर सकता है, और ये पावर जो दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दी गई है, तो 368 में दी गई। अच्छा, बाकी के आर्टिकल्स क्या हैं, देखो 352 में पता है क्या था, नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी 3 टाइप की होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 352 में आता है नेशनल इमरजेंसी, 356 में आता है स्टेट इमरजेंसी एंड 360 में आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। याद करने का तरीका क्या है, 352 याद रख लो नेशनल इमरजेंसी, फिर इसमें 4 ऐड करोगे 56 हो जाएगा स्टेट इमरजेंसी, फिर 56 में 4 ऐड करोगे 360 हो जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये 3 इमरजेंसीज होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, ये आर्टिकल जो 249 लिखा हुआ है ये क्या होता है, तो पार्लियामेंट के पास एक पावर होती है कि जो स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे भी लॉ बना सके। इस पर्टिकुलर पावर को मेंशन किया गया है आर्टिकल 249 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following best describes the term पटचित्र in the context of art and culture in India? That is very easy question. पटचित्र से समझ में आ रहा है क्या होगा, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग या फिर ट्रेडिशन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेंटिंग्स। तो पटचित्र क्या हुआ करती थी, पेंटिंग्स हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था। ऑप्शंस हैं 2021-22 का यूनियन बजट, या फिर 2019-20 का, या 2021 का, या फिर 18-19 का। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जो यूनियन बजट 2021-22 का था वो भारत का पहला पेपरलेस बजट था। पेपरलेस क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा चरम पे था एंड इस वजह से पेपरलेस बजट को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रोड्यूस्ड। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए तो मतलब रिएक्शन आना चाहिए, बट हाँ मैं बता दे रहा हूँ। लीड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए भी है कि 2 गैसेस निकलती हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है नाइट्रोजन ऑक्साइड, लीड डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर लीड ऑक्साइड। तो इसमें क्या क्या निकलता है, कौन सी गैस निकलती है। अब देखो, पहली बात तो जब लीड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो ये 2 पार्ट्स में टूटता है, ठीक है। किस में टूटता है, लीड ऑक्साइड में टूटता है, पहला लीड ऑक्साइड में टूटता है एंड उसके बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटता है एंड फिर ऑक्सीजन में भी टूटता है, ऑक्सीजन भी निकलती है इसमें से, ठीक है। अब देखो लीड ऑक्साइड जो होता है वो तो सॉलिड फॉर्म होता है, तो जाहिर सी बात है ये तो होगा नहीं, ठीक है। गैस की बात कर रहा है तो 2 गैसेज होती हैं, कौन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो जब लीड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया ग्लेशियल टेरेसेस नोन एज करेवास आर फाउंड इन, कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ग्लेशियल टेरेसेस होते हैं जिनका नाम होता है करेवास,
ये भारत में किस वैली में पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं सप्तकोशी वैली, झेलम वैली, अलकनंदा वैली या फिर तीस्ता वैली। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, झेलम वैली में ये करीवाज पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीज़न ये है, इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो आपको ये बताना है कि झेलम का प्राचीन नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI इज़ द वॉचडॉग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री, ओके, एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इट्स इस्टेब्लिशमेंट। तो कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है? ऑप्शंस है आर्टिकल 356, आर्टिकल 324, 352 या आर्टिकल 101। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 356 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 356 में स्टेट इमरजेंसी आती है। 352 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। अब बचा कौन सा? तो आर्टिकल 101 और आर्टिकल 324 की बात की गई। तो आर्टिकल 101 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 101 में बात की गई है जो पार्लियामेंट में सीट्स वैकेंट चली जाती हैं उनके बारे में। तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 324 आर्टिकल में बात की गई है कि देश में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को करवाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अचीव 100% रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफिकेशन? कौन सा ऐसा राज्य है जो कि 100% रेलवे के नेटवर्क में इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, यानी कि जो उस राज्य का पूरा रेलवे नेटवर्क है वो 100% इलेक्ट्रिक बेस्ड हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर वेस्ट बंगाल। देखो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, लोग सोचेंगे कि महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा महानगरी मानी जाती है ना, वन ऑफ द 4 जो गोल्डन ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है उसमें से एक महाराष्ट्र भी है। तो लोगों को लगेगा कि भाई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेट है और काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड स्टेट है, तो हो सकता है यही होगा, बट ऐसा नहीं है, गलत है। राइट आंसर इज़ द हरियाणा इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते, बट या इट इज़ ट्रू, हरियाणा इज़ द राइट आंसर एंड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है रेलवे का इस स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1906 में, कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शंस हैं ढाका, बॉम्बे, मद्रास, सूरत। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ढाका में हुआ था। कब? तो 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1756 आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान? तो अलीवर्दी खान की जब डेथ हुई थी तो बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था 1756 में? ऑप्शन आर मीर जाफ़र, सरफराज खान, शुजाउद्दीन या फिर सिराजुद्दौला। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 15, द फेमस बुक इंदिरा, इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इज़ रिटन बाय। किसने लिखी है इस पुस्तक को? किसने लिखा है इस पुस्तक को, ठीक है। अगर मैं लिखी यूज़ करूँ तो उसमें हो जाएगा किसने लिखी है ये पुस्तक। तो किसने लिखी है? ऑप्शंस आर राजेंद्र सक्सेना, नंदन नीलकेनी एंड एजे फिन या फिर सागरिका घोष। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सागरिका घोष, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, ब्लैक सॉइल्स आर जनरली पुअर इन कंटेंट। तो ब्लैक सॉइल्स जिनको क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है? ऑप्शन हैं लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरिक या फिर पोटाश। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फॉस्फोरिक। देखो इसमें ज़्यादातर पाया क्या जाता है, पहली बात तो लाइम पाया जाता है अच्छी खासी मात्रा में, ठीक है, अच्छी खासी मात्रा में लाइम पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, पोटाश उतना नहीं पाया जाता, बट सबसे ज़्यादा जो पुअर कंडीशन होती है वो होती है फॉस्फोरिक की, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ओके। पोटाश भी पाया जाता है बट उससे कहीं ज़्यादा कम फॉस्फोरिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फेस्टिवल इज नुआखाई जोहार विच इज़ सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ ओडिशा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर? देखो ये सारी चीज़ें आपको पता है कहाँ से आ रही हैं, ये करंट से आ रही हैं, क्योंकि अगस्त सितंबर अभी अक्टूबर चल रहा है, अगस्त सितंबर गया था, तो ऑब्वियस सी बात है इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया कहीं ना कहीं, है ना। कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया। तो ये करंट का भी क्वेश्चन है एंड करंट से ही रिलेटेड स्टैटिक बनता है आज, समझ ही रहे हो। तो त्यौहार का नाम है नुआखाई जोहार। तो उड़ीसा में किस चीज़ का फेस्टिवल है? ऑप्शंस आर एग्रीकल्चरल फेस्टिवल या फिर कैटल वर्शिपिंग फेस्टिवल या फिर एनिमल रेस फेस्टिवल। ऑप्शन डी इज़ द बोट रेस फेस्टिवल। राइट आंसर इज बोट रेस फेस्टिवल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल।
ठीक है। नुआ खाई, नुआ मतलब नया, खाई मतलब फूड, है ना। नए भोजन का एक जुहार होता है, नए भोजन का एक उसके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया जाता है। तो एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। अगला प्रश्न है, तुझके जहांगीरी वॉज ओरिजिनली रिटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो ये जो पुस्तक है तुझके जहांगीरी ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शंस आर पाली, अरबिक, पर्शियन, संस्कृत। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, संस्कृत। किसने लिखी थी, तो जहांगीर ने खुद ही लिखा था। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, पर्शियन में इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कि 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, वो कब लाया गया था। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखो पहले 10 थी, इस अमेंडमेंट के थ्रू एक और ड्यूटी जोड़ी गई। वो ड्यूटी क्या है, ठीक, एंड किस ईयर में लाया गया, पहली बात तो ऑप्शन इज़ द राइट आंसर डी, ठीक है। 2002 में ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। एंड आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी वो किस आर्टिकल में ऐड की गई। देखो फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड की गई वो तो 11वीं थी, बट उसके तहत कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक्स्ट्रा ऐड किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, विच अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कंसिडर्ड एज गुड फॉर एन इकोनॉमी अप टू सम एक्सटेंट। तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट, कौन सी बेरोजगारी किसी देश की इकोनॉमी के लिए कुछ हद तक ठीक होती है। ऑप्शंस हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो ये होता क्या है, पहली बात तो देखो कई बार क्या होता है, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब आता है जब मान लो कुछ वर्कर्स हैं, उन्होंने अपनी पुरानी जॉब को छोड़ दिया, अब वो अभी एक नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, अभी कहीं जॉब पकड़ी नहीं है ना, अभी वो नई जॉब की तलाश में है, पुरानी जॉब को छोड़ चुके हैं। तो वो इस पीरियड में पुरानी जॉब का छोड़ना और नई जॉब का पकड़ना, इस बीच में वो अनएम्प्लॉयड है, तो इसी को बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये थोड़ा सा पॉजिटिव इसलिए माना जाता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो अगर कुछ वर्कर्स पुरानी जॉब छोड़ के नए जॉब की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स कि एक पॉजिटिव रिजल्ट ऐसे सेंस में आ रहा है कि लोगों के अंदर स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो वो जो पुरानी जॉब थी उससे वो अब सेटिस्फाइड नहीं है, उनके अंदर स्किल और एक्स्ट्रा डेवलप हुई है एंड दे वांट टू डू मोर, है ना, और अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इट मीन्स कि जो वर्कर्स की एजुकेशन स्किल है वो और इम्प्रूव हो रही है, तो एक हद तक इकोनॉमी के लिए गुड माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इमेज क्रिएटेड बाय अ प्लेन मिरर। तो एक प्लेन मिरर एक इमेज क्रिएट करता है, उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। सेम इन साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। सही दोनों स्टेटमेंट्स हैं, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, प्लेन मिरर की एक खास बात होती है कि जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज़ की होती है, पहली बात। दूसरी बात, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से, जो इमेज बनेगी वो भी सेम डिस्टेंस पे होगी। तो दोनों सेंटेंसेस सही हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर हैज़ अ मॉस्क ऑन हिज नेम इन फतेहाबाद। तो किस मुगल रूलर के नाम पे एक मस्जिद है और वो भी कहाँ, फतेहाबाद, हरियाणा में। ऑप्शंस आर अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। राइट आंसर इज़ हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं के नाम पे एक मस्जिद है, कहाँ पे, फतेहाबाद में, ठीक है, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द स्टेम्स एंड लीव्स। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, पढ़ा होगा कि जाइलम जल को ले जाता है, फ्लोएम फूड को ले जाता है, ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, वाटर एंड मिनरल्स की। तो जल की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है जाइलम होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लॉन्गेस्ट रेस। किसने ये पुस्तक लिखी है, द लॉन्गेस्ट रेस। ऑप्शंस आर सलमान रश्दी, टॉम ऑल्टर, रस्किन बॉन्ड या फिर नासिर हुसैन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टॉम ऑल्टर। ये हैं कौन, तो ये एक एक्टर थे, ठीक है, आई मीन इनको आप जानते होंगे, ये अमेरिकन ओरिजिन के थे और बॉलीवुड में काम करते थे। ये आप ऐसा समझ सकते हैं, आपने अगर शक्तिमान देखा होगा, जिन लोगों ने भी शक्तिमान को देखा होगा, तो जो शक्तिमान के महागुरु होते हैं वही टॉम ऑल्टर है, ठीक है।
तो सर्च करके देख सकते हो आप कि टॉम अल्टर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू इधर ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए या फिर उसको कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्विच, है ना। स्विच को जब ऑफ कर देते हो तो सर्किट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, एंड ऑन कर देते हो तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, बत्ती ऑन हो जाती है। ठीक, चलो। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ऑटोनमस किंगडम ऑफ अवध इन 1722। तो 1722 में एक ऑटोनमस किंगडम ऑफ अवध की स्थापना की गई थी, किसने करी थी। सादत अली खान, सफदर जंग, शुजाउद्दौला या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सादत अली खान बुरहानुल मुल्क पूरा नाम था। इन्होंने स्थापना करी थी एक स्वतंत्र किंगडम जो कि अवध हुआ करता था, कब, 1722 में। विच फर्म हैज़ पार्टनर विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो फॉर द अपकमिंग गगनयान मिशन। तो किस फर्म ने पार्टिसिपेट किया है। ऑप्शन आर टाटा एलेक्सी, टाटा पावर, टाटा मोटर्स या फिर सुजुकी मोटर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टाटा एलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व का अकेला भारत में है वो कौन सा नेशनल पार्क जो कि फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ऑप्शन आर गूगामल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क या फिर बलपक्रम नेशनल पार्क। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि आपको मिलेगा मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ऑर्गेनिजम्स दैट लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर रेफर टू एज यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर नन ऑफ देम। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोकैरियोट्स में। अगला प्रश्न है, एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटीज इन इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। तो कितनी है पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से एसटी पॉपुलेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 8.6%। अगला प्रश्न है, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। तो कौन सा चाइनीज़ यात्री भारत में आया था हर्षवर्धन के काल के दौरान। तो वेनसांग, इत्सिंग, फाहियान या फिर इब्न बतूता। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेनसांग। हा से हर्षवर्धन, हा से वेनसांग, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 32। द वैदिक आर्यंस lived in the area called Saptasindhu which means a area drained by 7 rivers। ठीक है, one of the rivers among the 7 is झेलम। what was its ancient name। तो झेलम का पुराना नाम क्या था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा भी था। तो ऑप्शंस में क्या गया, अश्किनी, पुरुषनी, विपाशा या वितस्ता। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वितस्ता झेलम का प्राचीन नाम है। अगर पांचों नदियों की बात करें, देखो इंडस को सिंधु कहा जाता था, बाकी के 5 कौन हैं, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो झेलम को क्या बोलते हैं, वितस्ता बोलते हैं। चेनाब को बोलते हैं अश्किनी, रावी को बोलते हैं पुरुषनी, एंड ब्यास को बोलते हैं विपाशा। सतलज होती है शुटुद्री। ठीक है, ध्यान रखना, या शुटुद्री भी बोला जाता है। फिर अगला प्रश्न है, पैका एक मार्शल फोक डांस है, पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो पैका एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मार्शल फोक डांस है, किस स्टेट में इसको परफॉर्म किया जाता है, कहाँ किस स्टेट में पॉपुलर है। ऑप्शंस हैं केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर उड़ीसा। राइट आंसर इज ऑप्शन इज डी, उड़ीसा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34। हु हैज़ बीन सॉन इन एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एज मई 2023। तो मई 2023 तक, ठीक है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी किसको बनाया गया था। देखो ऑप्शंस में तो अभी जो करंट में है वो नहीं है, बट चूंकि कई बार क्या होता है, जैसे अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, तो सीजीएल में 2022 तक का करंट पूछा था, 23 का करंट पूछा था, जबकि चल रहा है 24। एक तो ये बात होगी। ऑल्दो अगर मान लो इसमें इतना पुराना करंट नहीं पूछता है, फिर भी कई बार पूछ लेता है। जैसे इसमें तो चलो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है कि अभी करंट का चेयरमैन कौन है 23 के हिसाब से, बट ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इसके पहले, यानी कि जो अभी करंट में यूपीएससी के चेयरमैन हैं, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो क्या क्या है, रिचर्ड वर्मा, अरविंद सक्सेना, मनोज सोनी या फिर अनूप सोनी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मनोज सोनी। ये थे यूपीएससी के चेयरमैन मई 2023 तक। ठीक है, उसके बाद में नया अपॉइंटमेंट हुआ था, तो वो कौन है, प्रीति सूडान। ठीक है, ध्यान रखना, प्रीति सूडान इज द करेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो मनोज सोनी जी को रिप्लेस किया है। क्वेश्चन नंबर 35। लेजुमिनस क्रॉप्स हैव रूट मॉड्यूल्स दैट आर होम टू राइजोबियम बैक्टीरिया विच फिक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर।
विच अमंग द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज लेजुमिनस क्रॉप। तो लेजुमिनस क्रॉप कौन सी होती है? मिलेट्स, पल्सेस, ज्वार या फिर ससमे। सही उत्तर है पल्सेस। जो दलहन होती है ना, वही अगर आप खेत में लगाओगे, अगर जैसे हम बोलते हैं ना कि जब नाइट्रोजन की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ज़मीन में, तो आदमी दलहन की खेती करता है, तो इट कंपनसेट्स द नाइट्रोजन, जो उसका क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब हाँ, नाइट्रोजन को कंपनसेट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ की जो क्रस्ट है उसकी कौन सी क्वालिटी इसमें से नहीं है? तो इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, बिल्कुल सही है। सिलिका एंड एल्यूमिना इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा है सियाल, है ना, सियाल सिमानिफे। तो क्रस्ट में क्या होता है? सियाल, यानी कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही, दूसरा भी सही है। तीसरा अगर चौथा देखें, इट इज़ सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ कोनराड डिसकंटिन्यूटी। हाँ, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ये भी 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। बट ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 84% ऑफ वॉल्यूम, यानी कि 84% बाई वॉल्यूम कंस्टिट्यूट बाय द क्रस्ट। गलत, क्रस्ट 84% नहीं है, क्रस्ट तो इवन 1% है पृथ्वी के भूभाग का, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इन क्रिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग फील्डिंग पोजीशंस इज बिहाइंड द बैट्समैन। देखो, क्रिकेट लवर्स मुझे लगता है बहुत लोग होते हैं, बट ठीक है, ये क्वेश्चन इजी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट कुछ लोगों के लिए नहीं इजी हो सकता। ऑप्शंस हैं मिड विकेट, फर्स्ट स्लीप, मिड ऑफ या फिर कवर। आपके हिसाब से इसमें से क्या होना चाहिए? देखो, मैं बता दूं, मेरा क्रिकेट की नॉलेज जो है, मेरी क्रिकेट की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा वीक है, बिकॉज आई डोंट वॉच क्रिकेट, तो इसमें बहुत ज़्यादा बुरी बात भी नहीं है। खैर, तो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मिड विकेट, फर्स्ट स्लिप या मिड ऑफ या फिर कवर, राइट आंसर इज ऑप्शन मिड ऑफ, ठीक है। बाकी के जितने भी होते हैं ना, वो आगे होते हैं, बट जो मिड ऑफ होता है वो बैट्समैन के पीछे होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को नापने के लिए? तो इसके पहले भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, इसको मैच करना है, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना होता है? 82.5 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना, मैं डायरेक्टली करवा दे रहा हूँ इसको। एंड ग्रीनविच मेरिडियन ऑब्वियसली 0 डिग्री, ठीक। अंटार्कटिक सर्कल क्या होता है? अंटार्कटिक नीचे जो होता है सर्कल, ठीक है, तो 66.5 साउथ, ठीक है, 66.5 डिग्री, यहाँ पे डिग्री नहीं लगा हुआ है, मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 66.5 डिग्री साउथ जो होता है अंटार्कटिक सर्कल होता है। आर्कटिक सर्कल क्या होता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ जो होता है, ठीक है, नॉर्थ होता है, वो अंटार्कटिक सर्कल होता है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो इट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है? 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 मिनट, तो फर्स्ट का फोर्थ होगा, सेकंड का मतलब ए का फोर्थ होगा, बी का 1 होगा, एंड अंटार्कटिक की बात की जा रही है तो ये हो जाएगा, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हो जाएगा। मीन्स तो बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4 कहाँ पे है? तो बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4, तो ये आपको मिलेगा, सॉरी, हाँ, बी का 1, तो एक अकेला ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। दिस इज़ द राइट आंसर। अगला, अच्छा, अगला क्वेश्चन नहीं है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 मैं पूछ लेता हूँ आपसे। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो कितने किलोमीटर्स की है, ठीक है। इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितने किलोमीटर की है, ये आपको जवाब देना है, इसी को क्वेश्चन नंबर 40 मान लो, ठीक है। तो दीज वर इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे, एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज, आपका जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में इंसर्ट कर दीजिए, एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट करना, एंड दोस्तों को भी शेयर कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद।